देश के अंदर 4 चरणों के चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं, 3 चरण बाकी हैं जो 20 तारीख को, 25 तारीख को और 1 जून को होगा। जो जानकारियाँ देखिए, 2 तरह की इस वक्त है देश में, 2 विचारधाराएँ हैं, 2 तरह का मीडिया है, 2 तरह के ही पॉलिटिकल व्यूज़ हैं। विचारधारा का अगर हम देखेंगे तो एक तरफ गांधी की विचारधारा है चुनाव में, और वैसे भी दूसरी तरफ गॉडसे की विचारधारा है। एक तरफ दौलतमंद लोग हैं, दूसरी तरफ गरीब किसान मजदूर किस्म के लोग हैं। एक तरफ बेहद अहंकार है, दूसरी तरफ सादगी है, सच्चाई है, ईमानदारी है। एक तरफ दंभ और दूसरी तरफ अपनापन। चार फेज के जो इलेक्शन हुए देश में, उसमें भी 2 तरह के रुझान अब तक आ रहे हैं। एक वैकल्पिक मीडिया है और एक आरएसएस प्रायोजित पेड मीडिया है। जो पेड मीडिया है, जिसके मालिक अडानी भी हैं, अंबानी भी हैं। आपको बता दें कि अंबानी साहब के 75 से ज़्यादा नेशनल और रीजनल न्यूज़ चैनल्स हैं। 130 से ज़्यादा उनके पास अखबार हैं इस वक्त देश भर में। बहुत बड़ा मीडिया हाउस है अंबानी का, मुकेश अंबानी का। वहीं अडानी के पास भी कई सारे मीडिया हाउसेस में हिस्सेदारी है। एनडीटीवी के वो मालिक बन चुके हैं, तो उनका भी बहुत इन्फ्लुएंस है मीडिया के ज़रिए भी। तो 2 तरह का मीडिया है, एक तरफ आरएसएस प्रायोजित मीडिया, दूसरी तरफ देश के अंदर जो वैकल्पिक मीडिया है, जो यूट्यूबर्स हैं उनके ज़रिए वो चलाया जा रहा है। जो संघ का मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको नाम दिया हुआ है, उस मीडिया को अगर आप देखेंगे तो वो 400 पार कराने में लगा हुआ है। वहाँ कार्यक्रम भी इस बात के लिए होते हैं कि 400 पार सीटें आ रही हैं और कैसे आ रही हैं वो सब बताया जाता है। वैकल्पिक मीडिया 4 फेज के इलेक्शन के बाद बता रहा है कि चुनावों की क्या स्थितियाँ हैं और जो सरकार है वो जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से अपना पर्चा भरा। इलेक्शन कमीशन ने जब ये कार्यक्रम घोषित किया था, 44 दिन का कार्यक्रम है। हैरानी होती है इस बात को सोच करके कि कितना लंबा कार्यक्रम इन्होंने बना करके ये दिया है इलेक्शन का। और वो इसलिए कि एक फेज का इलेक्शन होने के बाद खूब टाइम मिले प्रधानमंत्री मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, कि वो दूसरे फेज के इलेक्शन के लिए रैलियाँ, सभाएँ और जो कार्यक्रम करने हैं वो करके जनता में जा कर के अपना प्रभाव बढ़ा सकें। मगर इस बार ये उल्टा पड़ गया। अब पछता रहे होंगे कि इतना लंबा कार्यक्रम बनवा क्यों दिया। लास्ट फेज में 1 जून को वाराणसी में इलेक्शन है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वहाँ पर्चा दाखिल किया है और वो बड़े भावुक हो गए। हमें भी ये उम्मीद थी कि जिस तरह की बातें चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो वो किसी वक्त भी मंच से रो सकते हैं, किसी रैली में रो सकते हैं, किसी कार्यक्रम में रो सकते हैं। तो आज उनके आंसू बनारस में देखने को मिले। विपक्ष के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी भी ये बता चुके थे कि मोदी रोने वाले हैं कुछ दिनों में। तो आज वो
बात राहुल गांधी की भी सच साबित हो गई और प्रधानमंत्री मोदी के आंसू आज बनारस में निकले। आज उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने, पहले तो 2014 में कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, आज उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। और वो एक धर्माचार्य के वेशभूषा में मौजूद थे। प्रधानमंत्री वो 10 साल में कभी दिखे भी नहीं। वो उपदेश देने वाले जो टीचर्स होते हैं अक्सर वैसे ही हुए, कभी गुफा में बैठे हुए दिखते थे आध्यात्म करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, कभी वो राम मंदिर में पूजा करते हुए। संसद में कार्यक्रम हुआ तो वहाँ भी उनका जो लिबास था, जो कपड़े थे, वो एक आचार्य जैसे थे, धर्माचार्य जैसे थे। अब इसका बड़ा फ़ायदा है धर्म का लिबास पहनने का, धर्म की बातें करने का, कि आपको जनता के सरोकार से जुड़ी हुई बातें नहीं करनी पड़ती हैं। कभी कोई पूछे अग्निवीर तो आप धर्म की बात करें, कभी कोई अगर आप बात करें रोजगार की तो आप धर्म की बात करें उससे, राम मंदिर की बात करें। राम मंदिर का भी जब कार्यक्रम हुआ था प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी को, तो उम्मीद ये थी कि ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा, लेकिन इत्तेफाक से वो अयोध्या के अंदर भी मुद्दा नहीं है। और अयोध्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ रोड शो करना पड़ा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहाँ पर कार्यक्रम करने पड़े, तीनों उप मुख्यमंत्रियों को वहाँ कार्यक्रम करने पड़े अयोध्या को जीतने के लिए। बनारस में 1 जून को इलेक्शन है, बनारस का इलेक्शन फंस गया है इस बार। आखिरी फेज में सोचा होगा कि चलो तमाम देश में हमारी हवा चल रही होगी और बनारस में आसानी से, अगर मोदी साहब यहाँ से जीतते भी हैं बनारस की सीट पर, तो उनका मार्जिन ऑफ वोट जो होगा वो कम होगा पिछली बार से बहुत ज़्यादा। और यह भी हो सकता है कि वो कुछ हज़ारों में हो जाए, और संभावनाएं यहाँ तक जताई जा रही हैं कि उनकी सीट फंस सकती है बुरी तरह से, यानी वो वहाँ से हार भी सकते हैं। तो आज उन्होंने भावुक होकर के गंगा के तट पे अपने आप को एक धर्माचार्य के रूप में प्रस्तुत किया, आंसू बहाए, भावुक होकर के लोगों से अटैचमेंट की कोशिश की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, जो हम असल बात पे आना चाहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल में थे। वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं और 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीती थी। मीडिया के सोर्स बताते हैं कि इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में नहीं पहुंचेगी, 6 और 8 सीटें वहां पर मिलने की संभावनाएं लोग जता रहे हैं। नतीजे जो आएंगे वो सही पोजीशन उससे मालूम होगी। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने रैली की और रैली में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया। गृह मंत्री ने जो बात कही वो अहम है। उन्होंने कहा 380 सीटों पर चुनाव पूरा हो गया है। 4 फेज में जो इलेक्शन हुए हैं वो 380 सीटों पर अब तक हो चुके हैं। 380 सीटों में से मोदी जी 270 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं, यानी 4 फेज में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिला दिया है। अब जो आगे की लड़ाई है वो 400 पार की लड़ाई है। जो बाकी 3 फेज का इलेक्शन बचा है तो उसमें हमको 400 पार जाना है, ये उसके लिए लड़ाई है। बता दें कि एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी
400 पार का नारा शुरू से देती आई है। इंडिया गठबंधन की तरफ से उस पर सवाल किए गए कि आपको 400 पार क्यों चाहिए, क्योंकि बीजेपी के लीडर्स 400 पार को उनके बयान थे मीडिया में कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए ताकि संविधान को हम बदल सकें। तो जैसे ही संविधान बदलने की बात हुई तो बीजेपी बैकफुट पर आ गई और 400 पार की बातें बहुत कम हो गई। आज अमित शाह जी ने ये बात बंगाल में की है कि हम 4 फेज़ के इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल कर चुके हैं, 270 सीटें हासिल कर चुके हैं। अब हमारा जो टारगेट है वो 400 पार का है। जो हवा चल रही है देश के अंदर, ज़मीन पे जो स्थिति है वो मुखालिफ है बीजेपी एनडीए के, ऐसा सभी जानकार मानते हैं। मीडिया में इस तरह की आपको चर्चाएं इस पर मिल जाएंगी, पूरी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी और बताया ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन बहुत ख़राब है इन 4 फेज़ के इलेक्शन में। अब जो गृह मंत्री ये 4 फेज़ के इलेक्शन में ही अपनी पार्टी को या एनडीए गठबंधन को 270 पार का दावा कर रहे हैं, तो इस दावे की हकीकत क्या है? इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस गृह मंत्री की तरफ से जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इस कॉन्फिडेंस को हम दम्भ भी कह सकते हैं। वो जो प्रदर्शित किया जा रहा है, क्योंकि अब जो चुनाव बाकी है उसमें कोई एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ हासिल करने के लिए हो। यहाँ से जो आगे के 3 फेज़ का इलेक्शन है वो इंडिया गठबंधन को बहुत कंफर्टेबल है और उनके लिए ये प्रॉफिटेबल होगा। गृह मंत्री का जो ये दावा है कि हम 270 सीटें 4 फेज़ में हासिल कर चुके हैं और 400 पार की तरफ अब बाकी का हमारा कोशिश है, इसके पीछे रणनीति क्या है? हमने कल भी बात की थी अपने वीडियो में कि अगर 4 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी एनडीए गठबंधन सत्ता में वापस नहीं आता है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या वो पद छोड़ने को तैयार हो जाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द जो सिस्टम डेवलप हुआ है, क्या वो उनको ऐसा करने देगा? सवाल पैदा होते हैं ऐसे। या क्या इलेक्शन कमीशन जो 11 दिन के बाद बताता है कि कितने % वोट डले हैं, महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन होते हैं और वहाँ पर 45 मिनट के लिए जिस स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी हुई थी वहाँ के सीसीटीवी कैमरा काम करना बंद कर देते हैं। सुप्रिया सुले ने बारामती की जानकारी ये कल सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके दी थी। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है, ईवीएम है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता बताया था एक बार, तो ईवीएम भी एक तोते की तरह है। क्या जो जान नज़र आ रही है वो ईवीएम की वजह से नज़र आ रही है, या इतना कॉन्फिडेंस जो नज़र आ रहा है वो ईवीएम की वजह से नज़र आ रहा है? क्योंकि फर्स्ट फेज़ के इलेक्शन हुए, उसका डाटा इलेक्शन कमीशन ने 11 दिन बाद बताया कितने फ़ीसद वोट डले हैं, और फर्स्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो परसेंटेज ऑफ वोट इलेक्शन के बाद आया था
11 दिन के बाद जब डाटा बताए गए तो 3 से 5% की बढ़ोतरी के साथ बताए गए थे। सेकंड फेज़ में भी टाइम लिया 4 दिन का, थर्ड फेज़ के भी डाटा देने में 4 दिन का टाइम लिया और हर बार ये फिगर्स जो थे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के अलग थे और बाकी बात के अलग थे। तो क्या कोई और भी तैयारी जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके अलावा भी हो रही हैं? क्योंकि सत्ता भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी छोड़ना किसी भी सूरत में गवारा नहीं करेंगे। अगले साल विजयदशमी पर आरएसएस का 100 साल पूरे हो रहे हैं। आरएसएस उस कार्यक्रम को देशव्यापी कार्यक्रम करना चाहती है, पूरे साल कार्यक्रम करना है उसको। ऐसे में देश के अंदर, दिल्ली के अंदर उसे सत्ता चाहिए, राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपनी सत्ताएं चाहिए, ताकि वो अपना जो 100 साल का प्रगति है, 100 साल में जो उसने एजेंडा बनाया था 100 साल पहले, उसकी उपलब्धियां बता सके और एजेंडे में जो हासिल करना बाकी रह गया है उसको कैसे पूरा करना है, उसकी बातें पूरे देश तक पहुंचा सके। यह तमाम आरएसएस का जो कार्यक्रम है अगले साल का, वो तभी पूरा होगा जब केंद्र में बीजेपी की सरकार होगी, नरेंद्र मोदी वहाँ पर मौजूद होंगे। बीजेपी की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, ये ख्याल रखें। उसमें जो मीडिया के सेक्शंस में ये बात हो रही है कि जोर तोड़ से भी अगर सरकार बनाने की बात आती है एनडीए गठबंधन को, तो उसमें कोई और प्रधानमंत्री होगा, तो ऐसा शायद नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे, कोई और प्रधानमंत्री उस सूरत में नहीं होगा। तो जो हम बात अमित शाह के गृह मंत्री के बयान पर ही कर रहे हैं, तो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और है। गृह मंत्री का यह दावा कि हम 270 सीटें प्रधानमंत्री मोदी तक जीत चुके हैं 380 में से, खेल क्या चल रहा होगा इस वक्त अंदर? जो खेल होता है, फिल्म तो पर्दे पे नज़र आती है, पर्दे पे जो फिल्म नज़र आती है उसके पीछे जो काम हो रहा होता है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, ये सब, लाइटमैन, कैमरामैन, तो वो जो सिस्टम है, क्या ये वो सिस्टम की ताकत है जिसकी वजह से ये सब इतना मजबूती के साथ दावा किया जा रहा है? क्योंकि हम एक बार फिर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आसानी के साथ सत्ता नहीं छोड़ेंगे। बहुमत मिलता है तब भी और नहीं मिलता है तब भी। उस सूरत में क्या क्या हो सकता है ये आप लोग सोचें। किसी की समझ में कुछ आए तो बताएं, कमेंट करके बताएं, ताकि हम उस पर विचार करें और आगे अपनी बात अगर करें तो फिर उसमें उसको भी इंक्लूड कर सकें। अखिलेश यादव ने भी आज एक बयान दिया है, पढ़ के सुनाते हैं हम। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बीजेपी ने गूगल एड्स पर 100 करोड़ का प्रचार करने का रिकॉर्ड बनाया है। कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि बीजेपी ने गूगल विज्ञापनों पर सबसे ज़्यादा रुपए खर्च करने वाली पार्टी बन गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये जनता का पैसा है जो एक तरफ भ्रष्टाचारी बीजेपी ने चुनावी चंदे के रूप में कंपनियों से बटोरा है और कंपनियों ने मुनाफे के रूप में जनता से वसूला है, दूसरी तरफ कोरोना के दौरान घपले वाला केयर फंड बनाकर भाजपा ने जनता से सीधे भी वसूला है। अखिलेश ने कहा कि ये जनता के पैसे के साथ ही नहीं, जनता की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। लोकसभा चुनाव 2024 में 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 3 चरण के चुनाव बाकी हैं।
अखिलेश यादव ने लिखा, बीजेपी सोचती है कि चुनाव वोट से नहीं, नोट और खोट से जीता जाता है। अब की बार जनता ने चारों चरणों में भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित करके सारा भ्रम दूर कर दिया है और 7वां चरण आते आते बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी वोट के नाम पर दिवालिया हो गई है। आपको याद होगा, कोरोना के वक्त में पीएम केयर फंड बनाया गया था, उसमें कितना पैसा वसूला गया उसकी जानकारी किसी को नहीं है। आरटीआई के ज़रिए भी कोई ये जानकारी हासिल नहीं कर सकता है कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा जमा हुआ था, उस पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ है। उधर कोरोना की दवा बनाने वाली, अब तो ये सारी बातें खुल कर के आ गई, कंपनियों से पैसे लिए गए जिन्होंने वो दवा बनाई थी। एस्ट्राजेनेका ने जो दवा बनाई थी उसके बारे में आपको जानकारी है ही। ब्रिटेन की अदालत में उन्होंने माना कि इसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें हो रही है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, और अब उन्होंने वो दवा अपनी बाजार से वापस ले ली है। इसी के विज्ञापन के बड़े बड़े पोस्टर लगे होते थे। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर उन पोस्टर्स पे नज़र आती थी, बैनर्स पे नज़र आती थी, होर्डिंग्स होते थे सड़कों पर, पेट्रोल पंप पर, कोरोना की दवा लगवाने के लिए। लोगों को इंसिस्ट किया गया कि आप लगवाइए इसको। डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार कर दिया था, राष्ट्रपति अमेरिका के ने, पूर्व राष्ट्रपति ने, कि मैं नहीं लगवाऊंगा। वो बिना मास्क के सब में घूमते थे। भारत में अखिलेश यादव ने भी इनकार कर दिया था कि ये दवा हम नहीं लगवाएंगे। अब मालूम हो रहा है कि ये लोग सही थे जिन्होंने मना कर दिया था। यूरोप के वैज्ञानिक थे, नोबेल प्राइज़ उनको मिला हुआ था। उन्होंने ये खबर, उनका नाम मुझे याद नहीं है इस वक्त, उन्होंने कहा था कि कोरोना के वक्त में जो मौतें हो रही हैं, इससे ज़्यादा मौतें कोरोना के बाद होंगी जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसकी वजह से। रातों रात वो वीडियो फिर बाद में सोशल मीडिया से रिमूव करा दिए गए थे। उसमें इंटरनेशनल लेवल की जो लोग हैं, ताकतें हैं, वो शामिल रहे होंगे। तो बात यह है कि कोरोना के नाम पर देश के अंदर वसूली की गई लोगों से। कोरोना फंड, पीएम केयर फंड बनाया गया, कहाँ चला गया वो पैसा? तो उसी को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा है। और क्या वो पैसे का ही इस्तेमाल होगा जिसकी बात हम समझते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री दावे के साथ कह रहे हैं कि हम 400 पार सीटें जीतेंगे और 4 फेज के इलेक्शन में 270 सीटें जीत चुके हैं। जब तक ईवीएम है, हम ये बिल्कुल साफ कहते हैं, निजी तौर पर मेरा अपना ये मानना है, ईवीएम में गड़बड़ी होती है। नहीं होती है तो इलेक्शन कमीशन उसको बताए, डिमॉन्स्ट्रेशन दे, लाइव टेलीकास्ट करके दिखाए, एक्सपर्ट्स को बुला करके उनके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करे। और इलेक्शन कमीशन के कर्मचारियों के, अधिकारियों के ज़रिए काउंटिंग में किस तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं, ये सब किसी से नहीं छिपा, सबको मालूम है। एक बात और, वो बड़ी अहम बात ये है कि कुछ दिनों से कुछ मेल, कुछ चिट्ठियाँ, कुछ टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं धमाके कराने के वास्ते से। धमकी भरे मेल होते हैं दिल्ली के अंदर अस्पतालों को, स्कूलों को और सरकारी इमारतों को निशाना बनाने के लिए। वो मेल वगैरह अब तक कई बार आ चुके हैं। सत्यपाल मलिक ने, पूर्व राज्यपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री, चुनाव शुरू होने से पहले उन्होंने ये कहा था, ये लोग सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पुलवामा पर उन्होंने सीधे सीधे बात की थी। वो वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, आपने देखे भी होंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि ये राम मंदिर के ऊपर भी हमला करवा सकते हैं या अपने किसी बड़े नेता को की हत्या करवा सकते हैं। तो ये जो धमकी भरी जानकारियाँ या वो मेल आ रहे हैं,
वो किसी षड्यंत्र का पार्ट तो नहीं है। अभी 3 फेज के इलेक्शन बचे हुए हैं। वैसे तो हमने पूरा एक वीडियो किया हुआ है, आप देखिएगा उसको। सत्यपाल मलिक के खुलासों से शक पैदा होता है बहुत सारी बातों का, और थैंक्स एंड सल्यूट टू सत्यपाल मलिक साहब कि उन्होंने वक्त से पहले तमाम इंफॉर्मेशंस पब्लिक कर दी थी, जिसकी वजह से कोई कॉन्स्पेरेसी बड़े लेवल की होती तो शायद नहीं हो सकी है। 3 फेज के इलेक्शन बाकी हैं। एनडीए गठबंधन की तरफ से अब बात हो रही है कि 270 हम जीत गए हैं, तो अब मेरा ख्याल है चुनाव तो यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, गिनती इतने की ही करा के नतीजे घोषित कर दिए जाएं। मगर 4 फेज के और होंगे। बनारस का लास्ट फेज में है। अरविंद केजरीवाल रिहा हो चुके हैं। नई जान इंडिया गठबंधन में है इस वक्त। इंडिया गठबंधन सीधे सीधे मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। बड़ी साफ सुथरी बातें उनके हर लीडर की तरफ से हो रही हैं। कोई किसी तरह की कंट्रोवर्सी इस इलेक्शन में किसी भी इशू को लेकर के उन्होंने नहीं होने दिए। उधर प्रियंका गांधी ने इस इलेक्शन में सबसे शानदार जो तकरीरें हैं वो प्रियंका गांधी की देखने को मिलती हैं। उनको जिस किसी ने भी इंदिरा गांधी को बोलते हुए सुना हो, वो आज की प्रियंका गांधी का ऑडियो सुने तो मालूम होगा कि जो वॉल्यूम है, जो लाउडनेस है, वो प्रियंका गांधी की मैच कर जाती है इंदिरा गांधी से। और बहुत ही खूबसूरती के साथ जनता से वो कनेक्ट बना रही हैं, मुद्दों पर बात कर रही हैं। बहुत शानदार उनकी स्पीच होती है। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो भी लीडर्स हैं वो इशू बेस्ड बातें कर रहे हैं। कोई इधर उधर की कि इसकी बकरी खोल लाएंगे, कि उसकी भैंस खोल करके बांट देंगे, कि उसका मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को दे देंगे, अनर्गल बातें उधर से नहीं हो रही हैं। बाकी इलेक्शन अब ये 2-3 हफ्ते बाकी बचे हैं, 3 हफ्ते का। देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी न्यूज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।